नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार को प्रदेश के 78,000 से अधिक उचित दर विक्रेताओं को बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार ने अब उनके लाभांश को 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत ई पास आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इससे राशन वितरण व्यवस्था में विक्रेताओं की प्रतिक्रिया सीधे डिजिटल माध्यम से लेने की नई व्यवस्था शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में नई फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडे और राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। नई व्यवस्था सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े उचित दर विक्रेताओं के अनुभव और फीडबैक को ई पास के माध्यम से दर्ज करने में मदद करेगी। शासन की अन्न योजना का जो सबसे बड़ी योजना है दुनिया की, उसमें शासन और जनता जनार्दन के बीच में सेतु का काम अगर कोई करता है तो वह उचित विक्रेता, उचित मूल्य विक्रेता से जुड़े हुए आप सभी फेयर प्राइस शॉप के संचालक करते हैं। हमारा कार्य अगर हमें सम्मान न दिलाए तो कम से कम उस कार्य के कारण हमें अपमान न महसूस हो, ये जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। 2017 के पहले आप कार्य करते थे, लेकिन लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, आपका सम्मान नहीं होता था। जो बात यहां पे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे, कोटेदार शब्द से ही लोगों को एक चिढ़ सी होने लग गई थी। प्रदेश का परसेप्शन ठीक हो, उचित मूल्य विक्रेताओं के बारे में लोगों की धारणा ठीक हो, इसी के लिए 2017 में हम लोगों ने ई पॉस मशीन लगानी प्रारंभ की थी। ई पॉस मशीन हम लोगों ने उस समय कहा था कि नहीं भाई, सिंगल डोर स्टेप होगा। एफसीआई के गोदाम से सीधे कोटे की दुकान पर फेयर प्राइस शॉप तक हम सिंगल डिलीवरी के माध्यम से राशन पहुंचाने का काम करेंगे, बीच में नहीं, सीधे पहुंचाने की कार्रवाई शुरू हुई। मीडिएटर नहीं रहेगा, सरकार और उचित मूल्य विक्रेता के बीच में कोई बैरियर नहीं रहेंगे। हम सीधे उनको देखेंगे, सीधे उन तक संवाद बनाएंगे। परिणाम क्या है? परिणाम इसी से आते हैं। याद करिए, उस समय तक 70 पैसा केवल मिल पाता था। ट्रांसपेरेंसी लाई गई, आपका सम्मान बढ़ा। सम्मान बढ़ने का परिणाम क्या है? आज गांव में लोग सुख दुख में आपके साथ खड़े होते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं। एक आपका सम्मान बढ़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार दोपहर को गोरखपुर पहुंचे। वहां नाग पंचमी पर 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान कुश्ती प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले देखने पहुंचे। सीएम योगी के सामने ही उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार और उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु के खिताबी मुकाबले हुए। सीएम इन विजेता पहलवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित कर रहे हैं। सीएम हर साल इस आयोजन में शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री योगी समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंचे। हर साल की तरह इस साल भी गोरखनाथ मंदिर में प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता रविवार 16 अगस्त से शुरू हुई है और गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आज इसके फाइनल मुकाबले सोमवार 17 अगस्त को खेले गए हैं। प्रतियोगिता में 300 से अधिक पहलवानों ने हिस्सा लिया। प्रदेश के खेल विभाग और जिला कुश्ती संघ की तरफ से
इस प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता में विजेता पहलवानों में लाखों रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की गई है और सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में कुश्ती पहलवानों को सम्मानित कर उन्हें संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने कुश्ती पहलवानों का उत्साह बढ़ाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण निराकरण हेतु निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार हर नागरिक के हितों की रक्षा करते हुए जमीन पर सुशासन की सोच को लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी भावना के साथ मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन में अलग अलग जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से, असरदार तरीके से और अच्छे से हल करें। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे। सीएम योगी ने फरियादियों की बात ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जन शिकायतों के निस्तारण में तेजी और पारदर्शिता बरतने पर जोर दिया। यूपी में अगले कुछ ही महीनों में बड़े स्तर पर संविदा कर्मचारियों की भर्ती निकाली जा सकती है। चुनावी साल में योगी सरकार की तरफ से प्रदेश के युवाओं का ये तोहफा दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए अभी से तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच योगी सरकार चुनावी साल में संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यूपी के सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर 1 लाख नए कर्मचारियों की भर्ती होगी और इसके अलावा पहले से काम कर रहे 2,75,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों की सैलरी भी 8,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल इस पर काम चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका ऐलान कर सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं जब वे रानी अवंतीबाई जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर उनके घर नहीं गए थे। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ना तो पिछड़े वर्गों के सबसे सम्मानित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के घर गए और ना ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। ऐसी कौन सी सपा की व्यवस्था थी। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश अवंतीबाई जी की प्रतिमा पर तो माल्यार्पण करते हैं, लेकिन वहीं से चंद कदमों की दूरी पर भारत रत्न अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की फुर्सत नहीं मिली। अखिलेश यादव के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी। अखिलेश यादव का पीडीए सिर्फ दिखावा है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा कि अखिलेश यादव का यह दोहरा रवैया और पिछड़े वर्गों के प्रति उनका दिखावटी प्रेम अब उत्तर प्रदेश के लोधी समुदाय से छिपा नहीं है। यह समुदाय इस अपमान को अच्छी तरह समझता है और सही समय आने पर इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। पीडीए की बात करने वाले श्रीमान अखिलेश यादव जी जो पी से पिछड़ा बताते हैं, पिछड़ों के सबसे बड़ा नेता कल्याण सिंह जी थे। जब उनका देहांत हुआ तो अखिलेश यादव जी वहां पर झांकने भी नहीं गए। आज रानी अवंतीबाई लोधी पे माल्यार्पण करने गए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा भेदभाव क्यों किया। दूसरी बात, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। आप पीडी से पंडित बताते हैं, लेकिन वहीं आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की को श्रद्धांजलि देने नहीं जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी, आपके पी और डी में इतना अंतर क्यों है। श्रावस्ती में बिनगा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चोरी की योजना बना रहे बदमाशों की घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश समेत उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके से तमंचा, कारतूस, चाकू और चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार अंटा तिराहे से जानकी नगर जाने वाले रास्ते पर कुछ लोगों की चोरी की योजना बनाने की सूचना मिली थी। सूचना पर कोतवाली बिनगा पुलिस और एसओजी की टीम वहां पे मौके पर पहुंची और घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी और बदमाशों की फायरिंग से बचने के दौरान कांस्टेबल प्रवीण पांडे गिरकर घायल हो गए और इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और इसमें गोबार निवासी मंगरे प्रसाद के पैर में गोली लग गई। पुलिस टीम ने घायल मंगरे प्रसाद और बिनगा के हनुमानगढ़ी निवासी लूची को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। आज रात 1 बजे के आसपास थाना कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई कि अंटा तिराहे से जानकी नगर जाने वाले रास्ते पर झिंगा जंगल में कुछ चोर चोरी की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर थाना कोतवाल मैं फोर्स के साथ मौके पर गए। दबिश दी। मौके पर 4 व्यक्ति जंगल में
अब चोरी का सामान के साथ बैठे हुए थे और चोरी की योजना बना रहे थे। पुलिस को देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी फायर किया, जिसमें एक चोर मगरे पुत्र ठगई निवासी गोबरे घायल हुआ। एक चोर लूची पुत्र गिमे मौके पर गिरफ्तार हुआ। अंधेरे का लाभ उठाकर दो चोर गिरीश बहेलिया और शिव कुमार दुबे मौके से फरार हो गए। घायल मगरे को सीएससी भिनगा में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। लूची को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटनाक्रम में पुलिस का भी एक सिपाही प्रवीण पांडे घायल हुआ है। प्रयागराज जिले में सावन के सोमवार से ठीक पहले एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 कावड़ियों की असमय मौत हो गई। सराय इनायत थाना क्षेत्र के प्रयागराज वाराणसी राजमार्ग पर सरपतिपुर के पास यह हादसा हुआ। तीनों कावड़ी एक ही बाइक पर सवार होकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने वाराणसी जा रहे थे। तभी उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े पानी के एक टैंकर कंटेनर से जा टकराई। यह हादसा इतना खौफनाक था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों कावड़ी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर तड़पने लगे। एक कावड़े की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य को पुलिस ने लहूलुहान हालत में पास के अस्पताल पहुंचाया और इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों घायलों को भी मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान थरवई निवासी शिव प्रकाश और लल्लू के अलावा फाफामऊ के रहने वाले अशोक कुमार के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक घटना के समय इलाके में तेज बारिश हो रही थी, जिससे सड़क पर काफी फिसलन थी। आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार बाइक अचानक फिसलने से अनियंत्रित होकर कंटेनर से भिड़ गई और इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके और मृतकों के गांव में मातम पसरा हुआ है। दिनांक 16 अगस्त की शाम को लगभग 8:30 बजे थाना सराय इनायत के अंतर्गत वाराणसी रोड पर एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार होकर वाराणसी की तरफ जल लेकर जा रहे थे। तभी सामने एक ऑटो रिक्शा जिस पर कावड़ भंडारे पर वितरण करने हेतु आरओ का पानी ले जाया जा रहा था से दुर्घटना में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में मौके पर शिव प्रकाश निवासी थरवई की मृत्यु हो गई तथा 2 अन्य सवार अशोक कुमार निवासी फाफामऊ व लल्लू निवासी थरवई गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी समय रोड पर पेट्रोलिंग कर रहे एसीपी थरवई तथा एसएचओ सराय इनायत द्वारा घायलों को तत्काल एसआरएन अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका इलाज कराया गया तथा इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दुर्घटना का संभावित कारण तेज गति तथा बारिश से हुई फिसलन से नियंत्रण होना प्रतीत होता है, परंतु फिर भी इसकी गहनता से जांच की जा रही है। मौके से ऑटो रिक्शा को बरामद कर लिया गया है। शव का पंचायतनामा कर पीएम की कार्रवाई की जाएगी। वह परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। यूपी के इटावा में मां बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह 8 बजे घटना का खुलासा तब हुआ जब दूध वाला घर में दूध देने पहुंचा और उसने काफी देर तक गेट खटखटाया पर दरवाजा नहीं खुला गया। दूध वाले ने महिला के नोएडा में कार्यरत पति को फोन कर कॉल की और घर के पिछले हिस्से में जाकर अंदर झांककर देखा तो मां पुष्पा देवी यादव 55 वर्षीय का शव आंगन में फर्श पर पड़ा हुआ मिला और बेटी निर्मला देवी उर्फ मंजू देवी 38 वर्षीय का शव 10 मीटर दूर कमरे में चारपाई पर था। चारपाई पर खून से सनी दराती पड़ी थी। मां निर्मला के शव के कमरे से घसीटकर आंगन तक लाया गया था और कमरे से आंगन तक खून की धार फैली मिली। बेटी निर्मला का ससुराल से 5 साल से विवाद चल रहा था और शादी के 4 महीने बाद ही पति और देवरों ने पीटकर मायके भेज दिया था। तब से मां के साथ ही रह रही थी। तलाक का केस भी चल रहा था। 3 अगस्त 2026 को ही कोर्ट ने पति को 7,000 रुपए प्रति महीना भरण पोषण भत्ता देने का आदेश दिया था। पड़ोसियों ने बताया कि 14 और 15 अगस्त को महिला के घर एक युवक को 2 दिनों तक स्कूटी से आते जाते देखा गया था और 15 अगस्त को बाद से घर में कोई हलचल नहीं मिली। आशंका है कि निर्मला को ससुराल वालों ने ही डबल मर्डर को अंजाम दिया और मामला जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर भरथाना थाना क्षेत्र के चंदेरी गांव का है और पति सतेंद्र की सूचना पर भरथाना थाना प्रभारी विक्रम सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। एसएसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव भी जांच के लिए पहुंचे। फोरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। चारपाई पर मिली खून से धनी दराती भी जब्त कर ली गई है। एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। सुबह थाना भरथना को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम चंदेठी में मां और बेटी का शव घर के अंदर पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना भरथना की पुलिस बल और हम सभी लोग यहां मौके पर पहुंचे।
जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि जो मां और पुष्पा देवी हैं, उनकी बेटी निर्मला हैं, उनके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसमें उनकी मृत्यु हुई है। घर के अन्य किसी सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो इनके घर का बेटा है नंदू, और एक दूसरा उसका भाई और उस पिता बाहर नौकरी करते हैं, नोएडा और पुणे में। उनसे टेलीफोन पर मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि जो निर्मला बेटी है, उसकी शादी 26 अप्रैल 2021 को किसनी थाना क्षेत्र में हुई थी। 3-4 महीने बाद ही ससुराल वालों ने घर से उसे मारपीट करके अपने मायके भेज दिया था। तब से वो यहीं रह रही थी। इस संबंध में उन्होंने पहले किसनी थाना पे 2023 में शिकायत करी थी। इसके बाद एक घरेलू हिंसा का और मेंटेनेंस का मुकदमा इन्होंने इटावा परिवार न्यायालय में डाला था, जिसमें अभी 3 अगस्त को इनके पक्ष में फैसला हुआ था और 7,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस देने के लिए आदेश हुआ था। इनके अधिवक्ता से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि हम लोग 3 लाख रुपए की रिकवरी के लिए प्रार्थना पत्र डालने वाले थे। इनका आशंका है कि इनके ससुरालीजनों ने ये घटना कारित कराई है या की है। फिलहाल हम समस्त बिंदुओं पर गहराई से जानकारी कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमारी फॉरेंसिक की टीम, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ है, हमारे सारे ऑफिसर्स यहाँ हैं। बहुत जल्दी घटना का पूरी तरीके से खुलासा कर जो भी इसमें संलिप्त है उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।